डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 7 के साथ। और इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कोई भी ऐसा स्पेस जिसमें अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रखा जाए तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, तो हम लोग बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? The amount of force experienced by a unit positive charge is known as the electric field intensity। या इस तरह से बोल सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर के सारे लॉ को ओबे करेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। और अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, तो जैसा कि हम लोग पहले ही चर्चा किए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। इसका डायमेंशन क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन चार्ज, तो E बराबर F अपॉन Q। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायमेंशन होगा वो फोर्स का डायमेंशन अपॉन चार्ज का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है कि mlt-2 होता है और चार्ज का डायमेंशन AT होता है। अगर हम लोग इसे अरेंज करें तो ये हो जाएगा mlt-3a-1। क्या डायमेंशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? mlt-3a-1। अगर हम लोग मैथमेटिकली बात करें तो हम क्या चर्चा किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। हम लोग वेक्टर फॉर्म में ही लिखते हैं कि वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/Q टाइम्स F को हम लोग लिख सकते हैं दो चार्जेस के बीच का फोर्स K, अगर दो चार्जेस कैपिटल Q एंड स्मॉल q r डिस्टेंस पे हो तो K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर और यूनिट वेक्टर r कैप। स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया KQ अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आ जाएगा KQ अपॉन r स्क्वायर। E इज इक्वल टू KQ अपॉन r स्क्वायर। अगर हम लोग पुनः बात करें वेक्टर फॉर्म में ही, E आया E इज इक्वल टू KQ अपॉन r स्क्वायर इंटू वेक्टर r, KQ अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। KQ अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। r कैप को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर r डिवाइडेड बाई इट्स मॉड। मीन्स r कैप इक्वल टू वेक्टर r अपॉन मॉड r, और r स्क्वायर वो लिख सकते हैं मॉड r का स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू KQ अपॉन मॉड r होल क्यूब होल मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर r। तो प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग आगे देखें तो फिर से लिख सकते हैं E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज F अपॉन Q। अगर हम Q को अदर साइड लेके चलें तो F इज इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू E। F इज इक्वल टू Q इंटू E। अब देखें ये एक वेक्टर का एक स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन है। F इज इक्वल टू Q इंटू E। Q इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज है स्केलर क्वांटिटी, एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक वेक्टर का स्केलर के साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं वेक्टर टॉपिक में कि जब भी एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, और जो रिजल्ट का मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जबकि डायरेक्शन किधर होगा? अगर जिस स्केलर या नंबर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो पॉजिटिव हुआ तो रिजल्टिंग वेक्टर का डायरेक्शन मल्टीप्लाइड वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा, और अगर वो स्केलर या नंबर नेगेटिव हुआ तो जिस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्ट होगा। मीन्स अगर हम लोग यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें F इज इक्वल टू QE, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड
यस, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में ही होगा अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ। सिमिलरली फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगर चार्ज नेगेटिव हुआ। कोई खास बात नहीं है। अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखेंगे तो ये रेडियली आउटवर्ड होगा, जबकि किसी नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा। और एक बात, अगर हम पैरेलल इक्यू स्पेस्ड लाइन से इंडिकेट करें तो किसको इंडिकेट करते हैं? ये हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, मीन्स कहीं भी एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया गया हो पैरेलली इक्यू स्पेस्ड लाइंस के ऊपर, पैरेलली इक्यू स्पेस्ड लाइंस के ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एरो दिया गया है, मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग चर्चा करें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हों, एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हों और उन सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे निकाल लेंगे और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो सारे इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा उन सब का वेक्टर सम होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि बहुत सारे चार्जेस हों किसी सिस्टम में, उन सब की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा सारे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम। कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके ऊपर। मान लें दो चार्जेस हों, दो चार्जेस हैं +Q1 एंड +Q2, दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के ऊपर ही कहीं पे एक पॉइंट है P जो कि पहले चार्ज से A डिस्टेंस पे है और दूसरे चार्ज से B डिस्टेंस पे है। मुझे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा अवे दूर होगा। तो E1 जो होगा Q1 की वजह से वो राइट की तरफ और E2 जो होगा Q2 की वजह से वो लेफ्ट की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं P पॉइंट पे लिखूँ तो E1 माइनस E2 टुवर्ड्स राइट, राइट वाले में से मैं राइट वाले में से मैं लेफ्ट वाले को सब्ट्रैक्ट किया हूँ, इसलिए नेट हमारा आएगा टुवर्ड्स राइट। सो E1 माइनस E2 टुवर्ड्स राइट। E1 का वैल्यू क्या आएगा KQ1 अपॉन A स्क्वायर और E2 का वैल्यू आएगा KQ2 अपॉन B स्क्वायर। सो KQ1 अपॉन A स्क्वायर माइनस KQ2 अपॉन B स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। इसी तरह से अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, Q1 पॉजिटिव हो Q2 नेगेटिव हो, अगेन वही पॉइंट P है, तो हम लोग क्या करेंगे Q1 की वजह से राइट की तरफ और Q2 की वजह से राइट की तरफ ही, चूँकि Q2 इज द नेगेटिव चार्ज इसलिए टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये भी राइट की तरफ ही आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का सिंपल सम हो जाएगा, मीन्स E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 टुवर्ड्स राइट। E1 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे KQ1 अपॉन A स्क्वायर एंड E2 का वैल्यू KQ2 अपॉन B स्क्वायर। सो E इक्वल टू आ गया P पॉइंट पे KQ1 अपॉन A स्क्वायर प्लस KQ2 अपॉन B स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि एक चार्ज Q1 है दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन B है और इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर A डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पे फ्रॉम A से फर्स्ट चार्ज से A परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, लाइन ज्वाइनिंग के A परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा Q1 की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, तो E1 आ जाएगा KQ1 अपॉन A स्क्वायर और E2 आ जाएगा, वो भी अवे आ जाएगा फ्रॉम द Q2, कितना आएगा। अब उन दोनों के बीच पॉइंट B और P के बीच का जो डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगा, वो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो हाइपोटेन्यूस के बराबर, मीन्स √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये आ जाएगा KQ2 अपॉन √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज KQ2 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो वेक्टर हैं E1 एंड E2 ये एंगल थीटा पे हैं, तो इनका हम लोग रिजल्टिंग निकाल सकते हैं √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, जहाँ कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा बेस अपॉन
हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट सिचुएशन हम लोग लेते हैं कि एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड रिस्पेक्टिवली हैं ए बी और सी, और दो चार्जेस Q1 और Q2 रखा गया है। Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, एक पॉइंट B पे, दूसरा पॉइंट C पे। फिगर में दिखाया गया पॉइंट B और पॉइंट C। इनकी वजह से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है पॉइंट A पे। तो अगर प्लस Q1 की वजह से A पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो BA के अलॉन्ग होगा, जबकि माइनस Q2 की वजह से AC के अलॉन्ग होगा। और मान लें, अगर मैं मान लूँ कि एंगल BAC अल्फा है, तो एंगल जो E1 बना रहा है E2 के साथ, वो एंगल हमने थीटा मान लिया। और थीटा का मान क्या हो जाएगा? थीटा का जो वैल्यू होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा। और E1 का वैल्यू कितना होगा? के Q1 अपॉन सी स्क्वायर। E2 का वैल्यू होगा के Q2 अपॉन बी स्क्वायर। और हम अल्फ़ा, मुझे निकालना है थीटा, तो पहले हम अल्फ़ा निकालें। अल्फ़ा कैसे निकालेंगे? मुझे पता है किसी भी ट्रायंगल के लिए कॉस अल्फ़ा का वैल्यू अगर हम ये ट्रायंगल यहाँ देखें ABC, इसमें एंगल अगर अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे इसके अपोजिट वाले साइड को पहले छोड़ देंगे, बाकी दोनों साइड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, मीन्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और फिर अपोजिट वाले साइड को स्क्वायर करके माइनस करेंगे, तो माइनस ए स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स BC। मीन्स इस ट्रायंगल के लिए हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। ये हमारा आ गया कॉस अल्फ़ा। और फिर से मुझे पता है कि थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा। इस तरह से हमारा कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। और हम लोग फाइनली E बराबर निकाल सकते हैं अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टिसेस पे, 3 वर्टिसेस पे आइडेंटिकल चार्ज प्लस Q रखा गया, और हमें इसके लिए रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है पॉइंट P पे। तो पहले क्या करेंगे? पहले चार्ज फर्स्ट वर्टिसेस की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो अब एक की तरफ आएगा कितना? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। सेकेंड के लिए जो सेपरेशन होगा वो डायगोनल के बराबर होगा, तो के क्यू अपॉन रूट 2a का स्क्वायर, मीन्स के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। और थर्ड की वजह से अगेन के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो पहला जो आएगा E1 वो अलॉन्ग x आया, E3 अलॉन्ग y आया, और E2 आया x के साथ 45 डिग्री एंगल पे। हम लोग क्या करेंगे? E2 को रिजॉल्व कर लेंगे, तो x के अलॉन्ग आ जाएगा E2 cos phi, EY के अलॉन्ग आ जाएगा E2 sin 45। अब हम लोग देखें तो EX के अलॉन्ग आ गया E1 प्लस E2 cos 45, जबकि y के अलॉन्ग आ गया EY इज इक्वल टू E3 प्लस E2 sin 45। और फाइनली हम लोग E निकाल सकते हैं P पॉइंट पे अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करें कि अगर मान लें एक रेगुलर हेक्सागोन हो, एक रेगुलर हेक्सागोन है, इसके ईच वर्टिसेस पे चार्ज रखा गया है प्लस Q, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके सेंटर पे निकालना है। तो क्या होगा? प्रत्येक वर्टिसेस पे चार्ज जो है उसके जस्ट अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो सेंटर पे जो भी एक वर्टिसेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसी मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन का उसके अपोजिट वर्टिसेस पे रखे गए चार्ज की वजह से होगा। तो प्रत्येक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होंगे उसका दूसरा अपोजिट वर्टेक्स पे रखा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैंसिल आउट करेगा, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान सेंटर पे 0 हो जाएगा। मीन्स इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर इज 0। The value of net electric field intensity at the center is 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि हम लोग क्या किए, प्रत्येक वर्टिसेस पे इस बार नेगेटिव चार्ज रख दिया माइनस Q, अगेन 0। क्यों? क्योंकि बस वहाँ डायरेक्शन का ही तो अंतर था, वहाँ चार्ज की वजह से अवे था, यहाँ उसी चार्ज की वजह से चूँकि नेगेटिव है तो टूवर्ड्स होगा, तो प्रत्येक चार्ज के लिए टूवर्ड्स होता जाएगा। अगेन हर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक दूसरा काउंटर बैलेंस करेगा, कैंसिल आउट करेगा, दैट्स वाई सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। इस बार हम लोग सिचुएशन करते हैं, अल्टरनेट चार्ज लेते हैं, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q
माइनस क्यू, प्लस क्यू की वजह से अवे और माइनस क्यू की वजह से टुवर्ड्स। तो एक वर्टेक्स को अगर देखें तो उस पर रखा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अवे ई, तो दूसरा जो उसके अपोजिट रखा गया है उसकी वजह से भी ई, लेकिन टुवर्ड्स। सो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का डायरेक्शन सेम आ गया, क्योंकि पहला पॉजिटिव है तो इसकी वजह से अवे और उसके अपोजिट के लिए टुवर्ड्स, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया, मतलब टू ई। फिर उसके साथ अगर फिर हम दूसरे आगे बढ़ें तो फिर माइनस क्यू के लिए देखें तो फिर टुवर्ड्स, जबकि उसके अपोजिट प्लस क्यू के लिए अवे, तो फिर इस डायरेक्शन में टू ई। इसी तरह से देखेंगे तो टू ई टू ई टू ई, तीन टू ई मीन्स ट्वाइस ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगा, और ईच इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के बीच का एंगल होगा 120 डिग्री, बिकॉज सेंटर पे प्रत्येक वर्टिसेस मीन्स जो एंगल सबटेंड कर रहा है ईच साइड वो 60 डिग्री है। तो अल्टरनेट टू वर्टिसेस के बीच का अल्टरनेट जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो टू ई एंड टू ई ईच के बीच का एंगल 120 डिग्री। और हमें पता है वेक्टर्स में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स या कोई भी इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर इंक्लाइंड हो एक दूसरे के साथ सेम एंगल पे, इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर्स सेम एंगल पे इंक्लाइंड हो, चाहे कितने ही नंबर ऑफ वेक्टर्स हों, उनका रिजल्टेंट हमेशा जीरो होगा। वैसे चाहे तो इसको रिजॉल्व करके भी देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मर्जी सॉल्व करेंगे नेट रिजल्ट जीरो ही आएगा। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज जीरो। फिर से हम लोग देखते हैं कि अगेन एक रेगुलर हेक्सागोन है और लेफ्ट साइड वाले तीनों वर्टिसेस के ऊपर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है, और राइट साइड वाले तीनों वर्टिसेस के ऊपर माइनस क्यू एंड माइनस क्यू है। फिर इस बार क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैसे अवे, निगेटिव वैसे टुवर्ड्स, तो इस बार फिर टू ई और टू ई होगा, लेकिन हर दो के बीच का एंगल इस बार मतलब जो एक्स के साथ एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री पे होगा फिर टू ई, और दूसरा एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री पे होगा टू ई। और फिर हम दोनों को अगर जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री पे उन दोनों को रिजॉल्व करें तो एक एक्स के अलॉन्ग आ जाएगा टू ई कॉस 60, जबकि वाई के अलॉन्ग आएगा टू ई साइन 60। फिर जो दूसरा है उसको अगर रिजॉल्व करें तो एक एक्स के अलॉन्ग टू ई कॉस 60 और नेगेटिव वाई के अलॉन्ग टू ई साइन 60। पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई के अलॉन्ग टू ई साइन 60 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और एक्स के अलॉन्ग आ गया टू ई प्लस टू ई कॉस 60 प्लस टू ई कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू में पता है 1/2, सारा वैल्यू सॉल्व करेंगे तो एक्स के अलॉन्ग आ जाएगा 4e। एक्स के अलॉन्ग कितना आ गया 4e, और e का वैल्यू हुआ KQ/A²। कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करें तो x मान लें एक लाइन है x एक्सिस के अलॉन्ग, और प्रत्येक 1 मीटर पे मार्क किया गया है, प्रत्येक 1 मीटर पे मार्क किया गया है, इस तरह से 10 मीटर तक मार्क किया गया है, और प्रत्येक मार्क पे चार्ज रखा गया है 1 कूलम 4 कूलम 9 कूलम 16 कूलम एंड सो ऑन अप टू 100 कूलम। ऐसा चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ऑरिजिन पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। चूँकि सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं इसलिए सारी की वजह से फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, सब अवे होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग, और सारे को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं E1 + E2 + E3 डॉट अप टू E10। E1 का वैल्यू आ जाएगा KQ1/R1²। तो KQ1 का वैल्यू है 1 कूलम अपॉन R1² इज 1 का स्क्वायर, प्लस KQ2 का वैल्यू 4 कूलम अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस K × 9/3 का स्क्वायर, प्लस K × 16/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू K × 100/10 का स्क्वायर। अगेन 1 का स्क्वायर 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 से कैंसिल आउट, 3 का स्क्वायर 9 से, 4 का स्क्वायर 16 से एंड सो ऑन अप टू 10² फ्रॉम 100। ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सारे टर्म में केवल K बच जाएगा। तो K को जब हम 10 टाइम्स ऐड करेंगे 10K का वैल्यू 9 × 10⁹, तो ये आ गया 9 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। मीन्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन इज 9 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। अगर हम लोग फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो चार्जेस को रिप्लेस कर दिया गया है, बस कितना 1 कूलम से 1 कूलम की जगह 1 कूलम ही है, 4 कूलम को मीन्स 2 मीटर पे 8 कूलम, 3 मीटर पे 27 कूलम, 4 मीटर पे 64 कूलम एंड सो ऑन अप टू 10 मीटर पे 1000 कूलम। और फिर से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालेंगे तो इस बार क्या देखेंगे कि 1/1² इज 1, 8/2² इज 2, 27/3² इज 3, 64/4² इज 4 एंड सो ऑन अप टू 10। तो इस बार क्या आ जाएगा कि कॉमन कर लें तो 1 + 2 + 3 डॉट अप टू 10, और इसे हम लोग
हाँ, हमें n नेचुरल नंबर्स का सम पता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। 10 इंटू टेन प्लस वन अपॉन टू वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन में हम लोग फिर क्या देख रहे हैं कि 1 मीटर पे 1 कूलम, 2 मीटर पे 16 कूलम, 3 मीटर पे 81 कूलम, 4 मीटर पे 256 कूलम एंड सो ऑन। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। इस बार क्या देखेंगे, कैंसिल करने के बाद ये कॉमन कर लेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर बच जाएगा। और फिर से हमें पता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट अप टू n स्क्वायर जो होता है वो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6 होता है। बड़े आसानी से हम इसे भी सॉल्व कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखें तो क्या है चार्जेस, 1 मीटर पे 1 कूलम, 2 मीटर पे 32 कूलम दैट इज 2 टू द पावर 5 कूलम, 3 मीटर पे 3 टू द पावर 5 कूलम, 4 मीटर पे 4 टू द पावर 5 कूलम एंड 10 मीटर पे 10 टू द पावर 5 कूलम। अगेन सारे वैल्यूज़ को हम पुट करके सॉल्व करेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि k कॉमन करने के बाद 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट 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 अप टू 10 क्यूब आ रहा है। और फिर से हमें पता है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट अप टू n क्यूब होता है n इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर मीन्स n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और फिर से हम सारा वैल्यू पुट करेंगे, बड़े आराम से रिजल्ट मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूज़न, किसी भी तरह की परेशानी हो तो बेहिचक पूछें। अच्छे से प्रिपरेशन करते चलें, लॉकडाउन का टाइम है तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सारे क्वेश्चंस को बनाएं। एच.सी. वर्मा, एम करीम, NCERT और भी जो बुक आपके पास अवेलेबल हो, कोई असाइनमेंट हो, कोई स्टडी मटेरियल हो, जो कुछ भी उपलब्ध हो वो बनाते चलें। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो बेहिचक पूछें। और जैसा कि मैं पहले भी बोला हूँ, हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपका एक्स्ट्रा पेपर है उसकी तैयारी साथ साथ अच्छे से करते चलें ताकि जब भी लॉकडाउन खत्म हो, क्लासेस रेगुलर हों तो हम लोग अपने मेन सब्जेक्ट पे PCM या PCB पे ज़्यादा फोकस कर सकें। ओके, थैंक यू।